जय हिंद। आज आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में होता क्या है, किस तरह से इंटीग्रेशन में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप्स में आता है, इस पर हम बात करेंगे। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इस टॉपिक से आप मेंस का भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका डिफेंस का एग्जाम होगा एनडीए का, वो भी इसके थ्रू आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि इंटीग्रेशन होता क्या है और किस तरह से आया है। तो सबसे बेसिक चीज है कि इंटीग्रेशन जो है वो आपका इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें होगा क्या कि जैसे कि आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, तो डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला है उसका बस इनवर्स फॉर्म है। जैसे देख लीजिए, आप लोग एग्जांपल दिखाते हैं कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो आपका cos x होता है। कितना होता है? cos x। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि dx को उधर करके दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं। तो d sin x इज इक्वल टू cos x dx हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन देंगे, तो यहाँ क्या होगा कि इंटीग्रेशन का साइन और ये जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है d, ये दोनों आपस में हट जाएगा। तो ये हो गया आपका sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि आप लोग बुक में या कहीं भी देखोगे कि sin x के बाद प्लस c आता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जो रीजन आप लोग बता दे रहे हैं। इसमें होगा क्या बाबू कि जैसे कि हम अगर क्वेश्चन देखें डिफरेंशिएशन में कि sin x प्लस 5 है, y इज इक्वल टू sin x प्लस 5 है, तो कहेगा कि फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy by dx जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम sin x प्लस 5 रखते हैं फिर भी हमारा डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, cos x। अगर हम केवल sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तब भी हमारा कितना आ रहा है, cos x आ रहा है। तो इंटीग्रेशन के साइन में क्या होगा कि अगर इसको भी इंटीग्रेट किया जाए तो इसका भी कितना आना चाहिए इंटीग्रेट करके वैल्यू, तो ये आना चाहिए कितना, इसका आ रहा है कितना, sin x प्लस c आना चाहिए। तो वो c इसीलिए लिखा जाता है ताकि अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो वो वापस से इस फॉर्म में आ सके। अब देखिए आगे इसमें कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। तो इसमें एक टर्म है, चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंशिएशन को बस इन्वर्स करके बता दिया गया है। जैसे एक इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग कि जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का क्या होता है आपका, तो ये हम जानते हैं कि ये cos x होता है, और इसी को जब इन्वर्स कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा sin x प्लस c होता है। दूसरा फॉर्मूला है आपका कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx, तो cos x by dx, तो ये होता है आपका माइनस sin x, और अगर sin x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका हो जाता है माइनस cos x प्लस c। ठीक है, तो जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसे बस इन्वर्स कर देना है। एक और देख लीजिए आप लोग कि जैसे दिया हुआ रहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। कितना हो गया, sec स्क्वायर x। अब इसी को इन्वर्स कर दीजिएगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं, तो इंडेफिनिट में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जाएंगे, जिसमें आप नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जैसे ही हम tan को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो tan का इंटीग्रेशन अलग तरीके से होता है। अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन में आइएगा तो यहाँ tan x का डिफरेंशिएशन कितना है, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, tan x हो गया। अब इसी में आप क्या कीजिए कि आगे इसी के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएशन में जिस तरह से हम कांस्टेंट को बाहर कर लेते थे उसी तरह से इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। अब एक फॉर्मूला है
कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x होता है n into x का पावर n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन में भी पावर का फॉर्मूला आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इंटीग्रेशन में अगर हम x का पावर n dx लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन में। अगर कोई भी फंक्शन का पावर दिया हुआ है तो उस आधार पे आगे बन जाएगा। इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है कि इसमें आप चेन रूल की तरह इसको बना सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी अगर कांस्टेंट दिया हुआ है, इस तरह से कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, तो जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो के बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन अब क्या हो गया fx dx। ठीक है, ये सब भी थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को। अब जैसे हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि जैसे दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये देखिए इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसको हम एक एक्सप्रेशन में बदल देंगे। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये हो गया पूरा का पूरा dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब भी इंटीग्रेशन में प्लस माइनस के साथ अगर दो तीन टर्म जुड़ा हुआ है तो उसको हम अलग कर सकते हैं। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में हम लोग u प्लस माइनस भी कुछ भी रहता था और dx के रिस्पेक्ट में, तो ये du by dx और उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस dv by dx हम लोग करते थे। उस तरह से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो ये भी इंटीग्रेशन में भी टूट जाएगा। तो ये देखिए x स्क्वायर dx अलग हो गया, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx अलग हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4dx अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि x स्क्वायर dx है तो किस टर्म से किस फॉर्मूला में बनेगा। तो देखिए ऊपर बता रहे हैं कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। x का पावर n dx का क्या होगा, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो x स्क्वायर में कीजिएगा तो ये आएगा x का पावर 3 बाई 3, x का पावर 3 बाई 3। यहाँ देखिए 4x है, 4x है तो 4 को हम बाहर कर देंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ देखिए 4 हम बाहर कर देंगे। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर केवल dx बच गया, बचा कि नहीं, तो केवल dx बच गया। एक चीज ध्यान दीजिए कि यहीं पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x का पावर 0 dx, x का पावर 0 dx। तो x का पावर 0 dx लिए तो अब x का पावर कितना आ गया, 0। तो x का पावर 0 आ गया तो इसको भी ऊपर वाले फॉर्मूला पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, 2 से इसको सॉल्व डिवाइड करके 2x स्क्वायर प्लस 4 into x प्लस c। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक चीज में ध्यान दीजिए कि अब सवाल उठता है कि c तो हर में निकलेगा, हर जितना टर्म को इंटीग्रेट किए हर टर्म में आपका c निकलना चाहिए, तो c सब जगह से निकलेगा बाबू। लेकिन जब तक उस क्वेश्चन में अगर एक भी लाइन इंटीग्रेशन का अगर एक पार्ट में रहता है तो हम उसमें c को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब फाइनली पूरी तरीके से बन जाएगा तो लास्ट में हम c को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जो है वो आपका इसमें बनेगा। अब कुछ सवाल जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है तो वो भी आप लोग हमें क्वेश्चन बता देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आधार पर किस तरह से क्वेश्चन आपका होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है 1 by 1 minus cos 2x dx, 1 plus cos 2x dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा मल्टीपल एंगल का, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दो कि 1 by 1 plus cos 2x है, तो ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं कि नीचे वाले को तोड़ देते हैं u plus d पे, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कीजिए। तो क्या करते हैं इसमें कि 1 by 1 plus cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos square x, 2 cos square x dx। ठीक है, अब देखिए 2 कांस्टेंट हो गया, तो ये डिवाइड में 1 by 2, तो 1 by 2 को हम बाहर कर लेते हैं
तो यहाँ 1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ आ गया 1/cos² x dx, 1/cos² x dx। अब 1/2 बाहर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ना sec² x dx, और 1/2 को जब यहाँ बाहर कॉमन हो गया था, तो sec² x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, बोलिए। तो ये होता है tan x प्लस c आंसर। ठीक है, चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें बताएंगे आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। जय हिंद।